हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एग्ज़ाम अड्डा में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान के निर्माण का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग सेकंड पार्ट जो है कवर करेंगे। तो हमने जहां से छोड़ा था उसके आगे के भाग से हम शुरू कर रहे हैं। अंतिम भारत सरकार का गठन 1946 से चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं डिटेल से सब समस्त जानकारी। तो अंतरिम भारत सरकार का गठन जो हुआ था वो 1946 में किया गया, और आपको मैं बता दूं कि जो वेवेल योजना थी, उन्होंने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण भेज दिया था। वहीं 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा भी कर दी गई। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी कोई भी नहीं थी। ठीक है ना। बात करते हैं आगे। अंतरिम सरकार में अगर हम सदस्यों की बात करें तो अंतिम सरकार में जो सदस्य थे, ये क्वेश्चन से यूपी पीसीएस ने पूछा है, तो जरूर विशेष ध्यान रखें कि यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं रहती हैं, तो ऐसे फैक्ट जरूर अपने दिमाग में डाल के जाएं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई है, जय मथाई नहीं है, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खां, नाजीक राम सैयद, अली जहीन, डॉक्टर CH भाभा आदि इस सरकार के सदस्य रहे। सदस्य जो है औपचारिक रूप से वायसराय की परिषद के सदस्य थे। बात करेंगे आगे। अंतरिम भारत सरकार के अध्यक्ष जो रहे लॉर्ड वेवेल, और तथा उपाध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ पद की शपथ ग्रहण की, और अन्य सदस्यों में सिर्फ 3 गैर मुस्लिम लीग सदस्य थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके, इसके लिए उन्होंने द्वार खुला रखा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। परंतु जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय मुस्लिम लीग पूरी तरीके से बहिष्कार कर रही थी। बिल्कुल मुस्लिम लीग अलग होना चाहती थी, इसलिए इस शपथ समारोह में ये लोग शामिल नहीं हुए थे। मगर आगे चल के 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है अंतिम सरकार के रूप में गठन में सम्मिलित हो जाती है। बात करते हैं आगे। तो वो जो डेट हमने आपको बताया वो था 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो जाते हैं, और मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ एक सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपने पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाना, मतलब उनका एक स्वार्थ निहित था। मतलब इस उद्देश्य से नहीं आए थे कि सरकार का हम सहयोग करें। इसमें लिखा है सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था ये, बस केवल उसका एक मकसद था अपने देश को एक नए राष्ट्र के रूप में विकसित करना, मुस्लिम लीग का। इसलिए मुस्लिम लीग शुरू में बहिष्कार कर रही थी, मगर उसको कोई अन्य डायरेक्शंस नहीं मिला जहां पर अपने एक नए राष्ट्र के लिए प्रस्ताव रख सके। यही एक ऐसा मौका था जहां पर वो रखना चाहते थे। परंतु बाद में जब मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुई, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है किस तरह से शामिल हो। तो उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार में ही समर्थन दो और इसी में शामिल हो, मगर अपना मकसद ही सिर्फ एक नए राष्ट्र का है, उसी पर हमें ध्यान देना है, ना कि एक भारत के नए संविधान की तरफ हमें मूव करना है। तो ये बात मुस्लिम लीग के अंदर पहले से ही रखी थी। चलते हैं, बात करते हैं आगे। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया था। ये गलत है, निमंत्रण पत्र भेज दिया। अब आपको पहले पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और दिल्ली में हुई। ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो क्वेश्चंस आपका फैक्चुअल जानकारी में जरूर पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और मुस्लिम लीग इसमें क्या करती है? बहिष्कार करती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मुस्लिम लीग इसको बहिष्कार के रूप में देखती है। आपको मैं बता दूं कि फ्रांस देश का एक प्रावधान लाया गया कि जो वरिष्ठ एक मेंबर्स है, ये कार्यकारी परिषद का जो हमारे यहाँ वायसराय है, और उसमें जो कार्यकारी परिषद उनके जो सदस्य हैं अंदर, उनमें एक वरिष्ठ सदस्य चुना जाए, जिसे ये पोस्ट दिया जाए अस्थायी अध्यक्ष, मतलब अनपरमानेंट चेयरमैन नियुक्त किया जाए। तो अनपरमानेंट चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट हुआ वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
इसके बाद बात करते हैं आगे। आगे बात यह है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 2 दिन बाद, जस्ट याद करना, 2 दिन बाद होती है। 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक संपन्न होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का। तो ये भी पॉइंट याद रखना। अगर उसमें बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष 2 बनाए गए थे, जिसमें एक का नाम था एस.सी. मुखर्जी और एक का नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। और संवैधानिक सलाहकार की अगर हम बात करें तो बेनेगल नरसिम्हन राव थे, जिनका नाम था बी.एन. राव। इनको नियुक्त किया गया। तो ये जो फैक्ट हैं, ये फैक्ट जरूर आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल जानकारी पीछे ज़्यादा पूछता है, सीरीज पे लगा देता है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है ये फ्रांस देश के प्रावधान के अनुसार ये पद लाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, और 11 दिसंबर 1946 में जब हुई तो उसी बैठक के दौरान संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही 2 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए, जिसमें पहले उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। आपको बता दें इसी दौरान एक सलाहकार, एडवाइजर भी होना चाहिए संविधान सभा का। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया बी.एन. राव, जिसका फुल नाम है, क्या नाम है, बेनेगल नरसिम्हन राव। ठीक है ना। बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक की। तो देखो, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये किसके द्वारा कराए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रतिनिधित्व रहे, और इसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस 22 जनवरी 1947 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें रखी गई, इसका नाम ही उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया, तो आपसे पूछ सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया। वो भी किस संविधान सभा की बैठक में, तो तीसरी संविधान सभा की बैठक 2 दिन बाद हुई। दूसरी हुई थी आपको 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी हुई 13 दिसंबर 1946 को। और उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, एक प्रपोजल जो है प्रस्तुत किया, और उसमें कुछ बातें रखी गई एक नए संविधान के निर्माण के लिए। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे प्रस्तावना का स्वरूप ले लेता है। बात करते हैं क्या क्या इसके प्रोविजन रहे। आपको पता होना चाहिए कि भारत को एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य बनाना चाहिए, और स्वयं अपना संविधान बनाएगा। मतलब भारत के जितने लोग हैं, भारत खुद ही अपना एक नया संविधान गठित करेगा। ठीक है। भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होना चाहिए जो ब्रिटिश भारत के अधीन है, अभी देशी रियासतें हैं। इन दोनों से बाहर भी जो क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत संघ के साथ शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रभुत्व संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं, वो सभी क्षेत्र इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि भारतीय जो संघ है तथा उसकी इकाइयों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी। आप प्रियम्बल जब पढ़ते होंगे, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जब आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग हैं, इसका मतलब है कि हम भारत के लोग का मतलब है जनता का शासन। भारत में जो अगर संविधान को सर्वोच्च माना गया है कानून व्यवस्था में, और उस कानून व्यवस्था में यदि किसी शासन व्यवस्था को सबसे पहले रखा गया है तो जनता को रखा गया है। जनता का ही शासन पूरे भारत में चलता है, इसलिए हम गणराज्य बोलते हैं। ठीक, भारत एक गणराज्य देश है। ठीक है ना। बात करते हैं आगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के नागरिकों के बारे में। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पद, अवसर, कानून की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ का निर्माण, कार्य की स्वतंत्रता, कानून, सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। ये सारी बात उन्होंने रख दी। इसके बाद जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, इनके हितों की भी रक्षा करने का दायित्व तो संविधान के अंदर गठित किया जाए, ये बात उन्होंने रखा था। जो आज रिजर्वेशन सिस्टम्स है, जो वीकर सेक्शन है हमारे समाज के अंदर, उन सबको कैसे उठाया जाए, इसके भी प्रावधान को लेकर के संविधान सभा में इन्होंने बात रख दी थी उद्देश्य प्रस्ताव में ही। ठीक है ना। बात करते हैं आगे। 20 फरवरी 1947 की घटना है कि ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री जिनका नाम था क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 तक हम भारत की सत्ता हम भारतीय लोगों को सौंप देंगे। ये घोषणा बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, भारतीयों को
दिल में जो एहसास था, जो खुशियाँ थी, वो एक बार फिर से उमड़ आई। अब भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि अब हमारा देश पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया है, क्योंकि ब्रिटिश ने कह दिया है कि अब देश को एक स्वतंत्रता मिल जाएगी, पूर्ण रूप से जल्दी से स्वतंत्रता मिल जाएगी। अब खुशियों की लहर हमारे भारत में बिल्कुल गूंज चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से कह दिया था कि अब हम पूरी तरीके से सत्ता सौंप देंगे आपको। इसकी घोषणा के बाद एक लॉर्ड वेवेल थे हमारे वायसराय, उनके स्थान पर जो है एक नया वायसराय आता है, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में आकर के सबसे पहले राज्य क्षेत्र की सीमा का वर्णन करना, क्या देखना भारत और पाकिस्तान के बीच कैसी सीमाएं रेखी खींची जाए। इन सारा जो प्रस्ताव था, जो ब्यौरा था, वो सीधा रेडक्लिफ को भेज देते हैं। और रेडक्लिफ आपको पता होना चाहिए एक सेक्रेटरी था ब्रिटेन का और सचिव था, और उस सचिव को बहुत नॉलेज था सीमा निर्धारण करने के लिए। इसको इसलिए भारत भेजा गया कि भारत और पाकिस्तान के लिए जो नए डोमिनियन स्टेट की दर्जा की बात चल रही भारत के अंदर, उसको कैसे संदर्भित किया जाए। ये उद्देश्य से ये व्यक्ति माउंटबेटन योजना लेकर आया 3 जून 1947 को। उसी संदर्भ पर हम बात करेंगे। तो आपको बता दें, एक और क्वेश्चन हमारे फैक्चुअल जानकारी में है कि भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बात करते हैं मार्च 1947 की। क्या घटना है? मध्य देश में बहुत हिंदू और मुस्लिम में दंगे उभरने लगे थे। सबसे अधिक दंगे लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान जैसी जगहों पर होने लगे थे। इसके लिए क्या किया गया भाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 21 फरवरी 1947 को भारत का वायसराय बनाया गया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 23 से 24 मार्च 1947 को इंग्लैंड से भारत आए, वायसराय का पद संभाला और देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया। और दंगों को रोकने के लिए ये कोशिश तो बहुत की, मगर नाकामयाब रहे और या असफल रहे। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि 23 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग। अब ऐसे दंगे में क्या किया जाए, जो कुछ तो और भी चाहते थे, मगर दंगे इतने तेजी के साथ बढ़ने लगे थे। इनका मकसद भी यही था कि अब डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, नहीं हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता की जो हमने टकरार डाली है और दंगों में बदल जाएगी, इसको रोकना था इनको। मगर यह असफल रहे और सफल करने में इन्होंने तुरंत एक नीति बनाई, जिसे डोमिनियन स्टेट का पूर्ण रूप से दर्जा देने के लिए बात कह दी, और एक नए राष्ट्र का निर्माण पाकिस्तान का हुआ। आपको बता दें कि मुस्लिम दंगों का जायजा लिए, लेकिन दंगों को रोकने में नाकामयाब रहे। हमने बताया ही 23 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के रूप में दिवस मना लिया तुरंत। और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की नीतियों का प्रबल विरोध करते रहे, मगर ये लोग मुस्लिम लीग मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक नए राष्ट्र बनने के लिए ये पूरी तरीके से सोच रही थी। वहीं जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना है, उसे प्रस्तुत किया गया 3 जून 1947 को। ठीक है। और इस नाम भी यही जो है माउंटबेटन योजना के नाम से इसे जाना गया। आगे माउंटबेटन योजना जो आई, उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान रखे गए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत को 2 भागों में बांटा जाए, भारत और पाकिस्तान में। मुस्लिम लीग ने अपनी मांग को तेज कर दी। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे भी बहुत हो रहे थे। कुछ जिलों में जनमत संघे करवाए गए। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कहा गया, या स्वतंत्र होने के लिए कहा गया, या तुम पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या तुम भारत संघ के साथ शामिल हो जाओ, या तुम स्वतंत्र रह जाओ। ठीक है ना। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि एक सीमा आयोग बनाया गया। इसका कार्य सीमा निर्धारण करना होता था कि कौन कौन किस क्षेत्र के लिए होगा, कौन कौन से राज्य गठित होगा, उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक होंगी। ये जो है एक आयोग बना दिया गया। अब देशी रियासतों से अंग्रेजी सत्ता जो है 15 अगस्त 1947 तक हटा ली जाएगी, ये बात बोल दी गई। इसके बाद कहा कि माउंटबेटन योजना जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों ने स्वीकार कर ली इस योजना को, और देशी रियासतों ने अंग्रेजी सत्ता 15 अगस्त 1947 तक हटाने की बात भी कह दी। इसके बाद आगे मैं बता दूं कि 14 जून 1947 को कांग्रेस जो है महासमिति की बैठक में माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, और इसका विरोध जो है मौलाना अबुल कलाम ने किया था। आपको बता दें यह लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 1948 की जगह 1947 में आज़ादी का प्रस्ताव था। ठीक है। 3 जून के तहत 8 जुलाई को भारत विभाजन कानून ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो संवैधानिक विकास का अंतिम पड़ाव था। आपको बता दें कि ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, और 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया।
कुछ फैक्चुअल जानकारी हैं, इन फैक्चुअल जानकारी को अपने अंदर बसाओ, कैसे भी करके चीज़ों को लाओ अंदर। अगर जितना कंसेप्ट आपको माइंड में कनेक्ट कर लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। अगर परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं तो आप अच्छी से जानकारी अगर आपको है तो 100% क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और पॉलिटी विशेष कर ये समझ लीजिए सिविल सेवा प्रतियोगिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको पता है थोड़ी मेहनत में आपके क्वेश्चंस बेहतर सही हो जाते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं इस घोषणा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को की गई थी और 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं इसके प्रोविजन की, प्रावधान की, क्या क्या प्रावधान इसके अंदर लाए गए थे। तो प्रावधान में सबसे पहले बात की गई थी डोमिनियन अधिराज्य राज्यों का गठन किया गया था, संविधान का निर्माण कर सकेंगे, अपने राज्य क्षेत्र के अंदर विधानसभा का गठन कर सकेंगे, ये बात रखी गई। इसके बाद आगे हम बता दें कि संविधान सभा को सत्ता हस्तांतरण किया गया, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री के पद बनाए गए। और ब्रिटेन में भारत मंत्री का एक जो पद होता था उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो देशी राज्यों पर ब्रिटेन सरपरी थी, राजतंत्र समाप्त हो जाएगा। यहाँ से सभी लोग भारतीय संघ के साथ शामिल होना चाहेंगे तो हो जाएंगे, और कोई अलग होना चाहेगा तो अलग एक नया राज्य गठित कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत की आज़ादी। आपको पता होना चाहिए कि भारत की आज़ादी जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन और वही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बने वो मोहम्मद अली जिन्ना बने और प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। ये पॉइंट्स फैक्चुअल जानकारी है तो इनको थोड़ा सा अपने अंदर जो है कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चलते हैं, बात करते हैं आगे। आगे बात क्या है कि जो है हम बात करें स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित किया गया 1947 में। अब देखो कौन किसको क्या पद दिया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले सदस्य की, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनको तो प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के लिए, वैज्ञानिक शोध के लिए इनको ये पद दिया गया, विभाग दिया गया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह सूचना बनाए गए, प्रसारण राज्यों के मामले में काम करने का मौका दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सीधा खाद्य एवं कृषि मंत्री बना दिया गया। तो ये चीज़ पॉइंट याद रखना है। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनको सीधा सीधा शिक्षा मंत्री का विभाग दे दिया गया। जान मथाई अभी आपने सुना होगा, रेलवे में परिवहन मंत्री बना दिया गया। आर के षणमुगलम शेट्टी को जो है वित्त मंत्रालय दे दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो विधि मंत्रालय, कानून के तो मंत्री थे ही ये। और जगजीवन राम को कौन सा पद दिया गया, तो श्रम मंत्रालय दे दिया गया। वहीं सरदार बलदेव सिंह को कौन पद दिया गया, रक्षा दिया। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करेंगे C.H. भाभा। अब जो C.H. भाभा हैं उनको वाणिज्यिक विभाग दे दिया गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार विभाग दे दिया गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दे दिया गया। और V.N. गाडगिल को जो है कार्य, खनन एवं ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। ये विभाग इनको दे दिया गया। इसके बाद आगे करेंगे संविधान के कुछ प्रमुख कार्य हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संविधान के प्रमुख कार्यों में अगर हम बात करें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें कितने दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, कुल कितने रुपए खर्चा हुए थे, तो 64 लाख खर्च हुए थे। कुल जो है बहस कितनी हुई थी, 114 बहस हुई थी। कुल अगर बैठक की बात करें 165 से 166 जो है इसमें बैठकें हुई थी। कुल मिला के 3 वाचन हुए थे। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 को जाकर के ख़त्म होता है। वहीं हम बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा वाचन जो चालू होता है वो 14 नवंबर 1949 से चालू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। इसके बाद लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। संविधान का जो निर्माण हुआ ये कई बार क्वेश्चंस पेपर में आया है, 26 नवंबर 1949 को हुआ, मगर इम्प्लीमेंट हुआ जाकर के जो है 26 जनवरी 1950 को। अगर संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को हुई, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद सृजित करने की बात की जाए तो ये भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर भारत का प्रथम राष्ट्रपति जिसे घोषित किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसके बाद राष्ट्रगान की बात करेंगे और राष्ट्रगीत को बात करेंगे तो ये 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। ठीक है ना। तो इस तरह से संविधान के आज जो कार्य
भी कुछ चर्चाएं रही हैं वो भी क्लियर होती हैं, ठीक है ना। तो आज संविधान का जो सेकंड पार्ट था संविधान के निर्माण का वो कंप्लीट होता है। तो सभी जानकारी हमने डिटेल में बताने की कोशिश की है। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिश करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। बार बार वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार तक देखें, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले अपने